दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं क्षमा होस्टर जी, जो सार्थक फाउंडेशन चला रही हैं। सार्थक फाउंडेशन ने 2013 के बाद सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया और एजुकेशन के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। स्लम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने अपने सेंटर्स खोले हुए हैं। आज 5100 बच्चे उनके सेंटर्स में पढ़ते हैं। 20 सेंटर्स हैं और 14 कॉलेजों के साथ वो काम कर रहे हैं। क्षमा जी का जो कैरियर रहा है वो बहुत ब्राइट कैरियर रहा है। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम किया था, कॉरपोरेट से। उसके बाद टीचिंग शुरू की और फिर वहाँ भी उनका जब मन नहीं लगा तो उन्होंने सोसाइटी के लिए काम करना शुरू किया और 2013 में सार्थक फाउंडेशन की नींव रखी। सार्थक फाउंडेशन कैसे आगे बढ़ा और क्षमा जी ने कब ये सोचा था कि हमें सोसाइटी के लिए काम करना है और अपना तमाम ब्राइट कैरियर वो छोड़ के इस दिशा में है, तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इतने ब्राइट कैरियर में आप थी, कॉरपोरेट की जब बात की जाती है, आपने जिस दौर में छोड़ा उस समय वो एक बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। लोगों के लिए सपना होता था कि कॉरपोरेट में जॉब करेंगे, मल्टीनेशनल में करेंगे जी। आपने वहाँ से छोड़ दिया, कैसे, क्या रीज़न रहा? हमने MBA किया था, 2001 में ख़त्म किया था और उसके बाद MBA करने के बाद जो चाह होती है कि अच्छी जगहों पे काम करे और अपना कुछ बनाए, तो वही चल रहा था। लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद ही मुझे ये फील होने लग गया था कि जैसे कुछ खालीपन सा लगता था। जैसे रिकग्निशन मिलता था, तारीफ मिलती थी, अब टारगेट्स वगैरह भी सब अचीव हो जाते थे, तो उस समय वो खुशी तो बहुत हो जाती थी। लेकिन फिर एक 10 दिन बाद लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमको एक जो ह्यूमन लाइफ जिसको कहते हैं, एक इंसान की ज़िंदगी हमको मिली हुई है, तो क्या मुझे ये लगता था कि क्या हमको सिर्फ इसलिए मिली है कि हम इनडायरेक्टली किसी के पॉकेट भरने के लिए काम ही कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। तो मुझे बहुत थोड़ा सा वो लगता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत व्यर्थ जा रही है करके। उसके बाद फिर मुझे जब ऐसा लगने लगा तो मुझे टीचिंग में बचपन से ही बहुत शौक था, तो बचपन में बहुत टीचर अकेले खेलती थी। फिर हमारी मम्मी ने बहुत अच्छी चीज़ हम लोग से बचपन में करवाई थी कि समर हॉलीडेज़ में हमारे यहाँ के जितने आसपास की बस्तियों के जो छोटे बच्चे होते थे उनको हम लोग इकट्ठा करा के अपने वरांडा में समर के वो 2 मंथ्स में उनको बेसिक चीज़ें सिखाते वगैरह थे। तो वो टीचिंग का एक था, तो मुझे लगा कि मे बी अगर मैं टीचिंग में आऊँ तो कहीं ये फील होता है कि हाँ, आप आगे के फ्यूचर को शेप अप कर रहे हैं और मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसलिए कॉर्पोरेट से मैंने टीचिंग और ट्रेनिंग में अपना एंट्री वहाँ पे की और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ मैं 9 साल काम की हूँ। और वहाँ पे भी ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हुआ, जो चीज़ कॉर्पोरेट में लैकिंग थी। लेकिन फिर वहाँ पे भी 3-4 साल के बाद मुझे लगने लगा कि हाँ, हम कर तो रहे हैं लेकिन शायद हम उन लोगों तक वाकई अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको मेरी इन लोगों से ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दिमाग में चलता रहता था और फिर एक वाकया हुआ मेरे साथ जिसने फिर मुझे धकेला इस तरफ और मेरी ये वाली जर्नी शुरू हुई वहाँ से। क्या हुआ कुछ? हाँ, तो अभी तो खैर यहाँ का काफ़ी चेंज हो गया है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, पहले वहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग रहती थी। तो वो रेलवे क्रॉसिंग रोज़ सुबह शाम बंद पड़ी रहती थी। तो जो भी जाते थे, जैसे हम लोग का जब यूनिवर्सिटी छूटती थी तो करीब आधा घंटा हम लोग जैम में क्यू में खड़े होते थे। तो वहाँ के जो आसपास के बच्चे होते थे जो मांगते वगैरह थे, वो सारे कार टू कार या व्हीकल टू व्हीकल। तो हमारे साथ ये हो गया था कि हम कुछ ना कुछ खाने का रखना हमने स्टार्ट कर दिया था और फिर हमारे साथ उनकी एक बातचीत शुरू हो गई थी। तो कुछ दिन जब हुए तो जैसे मेरी गाड़ी को स्पॉट करते थे तुरंत पहुंच जाते थे, हम भी कुछ दे देते थे। फिर बातचीत के दौरान हम पूछते थे पढ़ते कहाँ हो, तो सब सरकारी वाले ड्रेसेस में क्योंकि रहते थे, लेकिन फिर उन लोग स्कूल नहीं जाते थे और उनके अपना जो भी इश्यूज हैं वो सब मेरे साथ डिस्कस करते थे। तो दिल में कहीं खराब वो लगना शुरू तो हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास कुछ था नहीं खाने को। ये बच्चे जब मेरे पास आए और तब तक तो अब थोड़ी जान पहचान हो गई थी, तो हमने कहा कि बेटा आज तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो मैं ये माउथ फ्रेशनर्स की थोड़ा मैं शौक रखती हूँ, तो मेरे पास वो एक डब्बा पड़ा हुआ था सौंफ का। तो उन्होंने मीठी वाली सौंफ का, तो उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा मैम आप हमको ये खिला दीजिए। तो मैंने कहा खिला देती हूँ लेकिन इसका क्या फ़ायदा, हमारा पेट तो भरने नहीं वाला है। लेकिन क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में, 5-6 बच्चे रहा करते थे, उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा मैंने वो मीठी सौंफ दी। और उन लोग ने जब वो खाई और वो इतना खुश हो गए और मुझे थैंक यू बोल रहे मैम वो डब्बा हमको दे देंगे क्या। देखिए अभी भी मैं जब बता रही हूँ मुझे वैसा फील हो रहा है।
और मैंने उनको वो डब्बा दिया और उनकी वो जो खुशी थी वो कहीं मेरे एकदम जहन में रह गई। और उसी समय फिर क्यू बढ़ना शुरू हुई और मैंने भी अपने शीशे रोल अप किए, मैं बढ़ना शुरू हुई और हम बहुत रोते गए। पूरा रास्ता जब हम घर ड्राइव कर रहे थे हम सिर्फ रोते जा रहे थे कि हमें लग रहा था कि उन बच्चों की जो खुशी सौंफ खा के है वो हम लोग को लाइफ में सब कुछ मिलने के बाद भी हम वो खुशी नहीं पाते हैं। और हम लोग को लाइफ में बेसिक एजुकेशन मिला हुआ है कि हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, बेसिक जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते जिनके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं। और डिफरेंस क्या बताइए शैलेंद्र जी, कि आप किसी एक घर में पैदा हुए इसलिए आपको एक्सेस रहा कुछ चीज़ों का, और उन लोग ऐसे जगहों पे पैदा हुए जहाँ उनको एक्सेस नहीं रहा है। तो ये जो अनफेयरनेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा पिंच करता है आज भी। तो फिर हम घर गए, खैर फिर हम बहुत ख़राब लग रहा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। फिर हमने अपनी मम्मी से बात की, उनको बताया कि हमको ऐसा फील हो रहा है। तो कह रही कि तुम बहुत टाइम से तुम ये बात कहती आ रही हो, तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? तुम ये क्यों सोच रही हो कि जब तक मेरे पास 50 बच्चों का कोई प्लान ना हो मैं कुछ नहीं करूँगी? तुम ये जो 4-5 बच्चे हैं इनको जाओ, कल सैटरडे संडे इस हफ्ते जाओ और पढ़ा के आओ, देखो कैसा फील होता है। तो हमको लगा आइडिया अच्छा है। और वहीं से फिर हम गए उन बच्चों के वहाँ पे, उनके घरों में। ऑब्वियसली हम जब गए तो हमारे साथ हम 1-2 अपने फ्रेंड्स को भी लेके गए, क्योंकि वो स्लम में पहली बार जाने का एक लगता है ना, थोड़ा झिझक होती है। लेकिन हम लोग गए, हम लोग ने पेरेंट्स से बात की, तो सिर्फ ये बात की कि हम सैटरडे संडे आके 2-2 घंटा पढ़ा दिया करेंगे। तो पेरेंट्स खुश थे, उन्होंने कहा ठीक है। और बस वो जो थी वो पहली पहल थी सार्थक की 2013 में। अच्छा। तो उसी से फिर सब शुरुआत हुआ। तो आपके जीवन पे आपकी माता जी का प्रभाव रहा, उनकी परवरिश थी जो ये भाव अंदर हाँ, थे? हाँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है, क्योंकि लाइक हमारी मदर भी इस चीज़ में अभी भी, अब तो उनकी काफ़ी एज हो गई, लेकिन वो अभी भी बहुत एक्टिवली काम करती हैं। हमारे फादर भी इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे फादर को भी लगाया है वॉलंटियरिंग में। हमारी सिस्टर को, जो मेरी छोटी एक बहन है, वो भी जब पढ़ा करती थी तो हमारी मदर उसको किसी न किसी वॉलंटियरिंग सर्विसेज में लगाती थी। मेरी चाची थी, वो भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी इन सब कामों में। तो कहीं परिवार का वो माहौल रहा है कि सोसाइटी को वापस देना है। लाइक स्ट्रे एनिमल्स के लिए हम लोग बचपन से ही बहुत करते थे, जहाँ पे भी रहें। मेरे फादर बैंक में थे तो हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन जहाँ पे भी रहते थे वहाँ के स्ट्रेस के लिए हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते थे। हाँ, तो वो भाव रहे हैं बचपन से इन लोगों के कारण। फिर सार्थक फाउंडेशन की स्थापना कैसे हुई? आपने, हम जब पिछली बार आपके सेंटर चिन्हट में गए जी जी जी, तो वही था जहाँ से आपने फिर शुरू किया बात? नहीं, वो मेरा दूसरा सेंटर था। मेरे पहली शुरुआत मल्हौर से हुई थी। अच्छा। जहाँ के ये बच्चे थे। तो वहाँ पे जब हम गए, फिर हमने 2-3 हफ्ते हम लोग अपने 2-3 फ्रेंड्स हम उनको साथ लेके जाते थे, और हम लोग बच्चों को अपने साथ नोटबुक्स वगैरह सब लेके जाते थे और पढ़ाते थे। तुरंत ही वो 5-6 बच्चों का तुरंत 20 का लॉट हो गया, 25 का लॉट हो गया। और हम लोग रियलाइज़ कर रहे थे, बच्चे बड़े मतलब एक्साइटेड रहते थे कि कब सैटरडे आएगा और कब मैम लोग आएंगी पढ़ाएंगी। फिर हमने सोचा कि हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स थे हम उनको भी इन्वॉल्व करें। तो हमने अपने कुछ स्टूडेंट से बात की जो थोड़ा हमारे ज़्यादा क्लोज थे, कि ऐसा काम चल रहा है, तुम लोग इंटरेस्टेड रहोगे क्या? तो उन लोग ने कहा हाँ। तो हम लोग ने फिर अपने आप को बांटना शुरू किया। तो हमने जैसे मंडे को 2 लोगों को भेज दिया, ट्यूसडे को 2 लोगों को भेज दिया। तो ये था कि जो सैटरडे संडे वाली चीज़ थी अब वो हफ्ते वाली। हाँ, फिर हम लोग ने रिकग्नाइज करना शुरू किया कि अच्छा, जैसे एक बच्चा पढ़ता था, वो 11 साल का था, वो कभी स्कूल ही नहीं गया था, या ऐसे कुछ बच्चे थे। तो उनका फिर 2-3 बच्चों का जो बहुत अच्छे लर्निंग लेवल्स अपने तुरंत ही दिखाने शुरू कर दिए थे, उन लोग का हम लोग ने अपने फ्रेंड्स ने थोड़ा सा किटी बनाया और उन लोग को प्राइवेट स्कूल में, एक लो फीस स्कूल प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे उनका एडमिशन कराया ताकि बच्चे पढ़ना शुरू कर दे। तो क्योंकि मैं लखनऊ से नहीं हूँ, तो मुझे ये था कि जब तक मैं यहाँ पे जॉब में हूँ तब तक मैं हूँ, उसके बाद जब मैं चली जाऊँगी तो इसलिए मैं इसमें बहुत सीरियसली इन्वेस्ट नहीं होना चाहती थी, कि मुझे था कि मैं लखनऊ में परमानेंटली तो रहूँगी नहीं। तो प्लान तो वही था, लेकिन 2-3 महीनों में वो प्लान का बदलाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि कहीं हम भी इमोशनली अटैच्ड हो गए थे जो कर रहे थे उससे, और कहीं बच्चे भी उनकी बातों में 2-3 महीनों में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था कि अच्छा, जब हम लोग बड़े होंगे, तो वो हम अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर हमारे साथ प्लान करना स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझे वहाँ पे एक सीरियस सोचना था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये भी था कि फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट भी रखना था, क्योंकि हम ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते अपने गुजारे के लिए। तो लेकिन ये भी करने का मन था। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 साल का ये द्वंद चला, और इस 2-3 सालों में मैंने अपने काम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश की, थोड़ा सा उसको और सेट करने की कोशिश की।
फिर 2016 में फाइनली हमने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ी। अच्छा। और इसमें फिर हमने अपना फुल टाइम देना शुरू कर दिया। आज सार्थक के पास कितने स्कूल हैं, कहाँ कहाँ पे जी, हैं जी। और कितने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं? जी, तो आज तो मुझे बहुत कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने 5-6 बच्चों के साथ शुरू किया था, ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के हम पढ़ा लिया करते थे। वहाँ से अब अगले अब हमारा 10वां साल चल रहा है, तो अब हमारे पास 5100 बच्चे हैं अभी, बच्चे और यूथ भी। हमारे 20 हम हमको येलो रूम्स कहते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों का फिजिकल और सोशल वेलबींग पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कि पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि येलो रूम का है। तो येलो रूम्स ऐसे 20 अलग अलग स्लम्स में हैं, लखनऊ में, सीतापुर, बाराबंकी और नोएडा में भी है। और 2015 में सीतापुर में गांव है सोनारी करके, वहाँ पे हम लोग ने अपना ये येलो रूम कॉन्सेप्ट शुरू किया था। और फिर वहाँ पे हमने सार्थक गुरुकुल करके एक स्कूल अपना सेट किया जिसका पूरा नाम है राउंड टेबल इंडिया सार्थक गुरुकुल, और वो 2017 से चल रहा है। तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें करीब 550 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा। 32 अलग अलग गाँव से बच्चे आते हैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए। और इस साल हम लोग ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें डेल ने हमें सपोर्ट किया है, जो 14 कॉलेजेस के साथ जो EWS की लड़कियां हैं उनको हम लोग स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी कर रहे हैं। अच्छा। तो पूरा जो अब येलो रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, जो पढ़ता नहीं है, जिनके लर्निंग लेवल्स कम है, खासकर लड़कियां, हम लोग का फोकस बहुत ज़्यादा लड़कियों पे है। अभी हमारे पूरे प्रोग्राम में 76% गर्ल्स ही हैं। तो इन लोगों को हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छा इनका फिजिकल सोशल वेलबींग इनका ध्यान रखें, इन लोग को थोड़ा सा इनके राइट्स के बारे में बताएं, और करते करते न्यूट्रिशन के बारे में करते करते इनको हम अल्टीमेटली इनका स्कूलिंग कंप्लीट कराएं और उसके बाद इनको स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी करके एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ उनकी रहे। इस चीज़ के ऊपर पूरा काम हो रहा है। येलो रूम आपका फोकस है? जी जी। क्या है येलो रूम, थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। सो येलो रूम्स क्या होता है कि हम लोग स्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे कोई कभी हेल्प पहुँची ही नहीं है। ऐसे स्लम्स को जैसे चिन्हट आपने देखा था, वो हमारा दूसरा स्लम था, आपने खुद ने देखा था कैसा स्लम था। तो वहाँ पे हम लोग 2 फेजेस में सर्वेस करते हैं, हाउस टू हाउस, और जितने भी बच्चे उस विसिनिटी में रहते हैं उनका हम लोग एक बेसलाइन एवेल्युएशन करके उनको हम लोग 3 बैचेस में डिवाइड करते हैं। उसी स्लम के अंदर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि टेकिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप, तो हम बच्चों को कहीं बुलाते नहीं हैं, हम कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। उसी स्लम के अंदर हम 2 रूम्स लेते हैं, ये 2 रूम्स का एक सेट येलो रूम कहलाता है। उनको पूरा एस्थेटिकली डेवलप किया जाता है और डिजिटली सब कंप्लीटली 100% डिजिटल रूम्स होते हैं। फिर इन क्लासेस, एक इसमें हमारी साइंस मैथ्स सब्जेक्ट क्लासेस चलती हैं सारी, और एक इसमें हमारा जो प्रोग्राम है जो कि फिजिकल सोशियो सेपेट हम उसको बोलते हैं, सोशियो इमोशनल फिजिकल एंड एथिकल वेलबींग, क्योंकि बच्चों के वैल्यूज़ वगैरह पे इस पे हम लोग का बहुत फोकस होता है। तो दूसरे रूम में वो प्रोग्राम होता है। तो हर स्लम में 2 फुल टाइम टीचर्स होती हैं और एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं जो 2 स्लम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा। तो और सारे बच्चे फिर 12 से 6 रोज हमारा मंडे टू सैटरडे हमारे येलो रूम्स फंक्शनल होते हैं। तो इवेंचुअली हम लोग 1-2 साल के बाद बच्चों को स्कूल्स में भी डलवाते हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं क्योंकि उनका लर्निंग लेवल्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उन लोग को हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में भी डलाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी येलो रूम्स आते रहते हैं। हाँ, करेक्ट। जो इनके पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या हेल्प मिलती है और वो आपको कैसे सहयोग करते हैं? जी, तो पेरेंट्स से हम लोग का जो एक ही सहयोग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को येलो रूम रोज भेजें, और इसके कारण हम लोग का अटेंडेंस पे बहुत तगड़ा फोकस होता है। क्योंकि बाकी पेरेंट्स से हम लोग उनके सेशंस लेके उनको बताते हैं कि अब्यूजिव एनवायरनमेंट थोड़ा कम रखिए घर पे, अल्कोहल का कंजम्पशन जो होता है उसको कम से कम मिनिमाइज करिए, गाली गलौज, मारना मराना ये सब कम करिए। एक ये एक्सपेक्टेशंस होती है जिसके लिए हम लोग कम्युनिटी के साथ सेशंस लेते हैं। औरतों के साथ हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करते हैं जिसमें जो पुराने येलो रूम है वहाँ के अब जो बड़े बच्चे पढ़ लेते हैं वो अपनी माताओं को हमारे येलो रूम में 6 बजे के बाद पढ़ाते हैं 1 घंटा, तो मदर्स थोड़ा सा पढ़ लें। बट सबसे ज़्यादा जो फोकस हमारा रहता है पेरेंट्स का कि आप अपने बच्चे को रोज़ येलो रूम भेजेंगे। तो हमारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का काम ही ये है कि अगर एक बच्चा एक दिन भी नहीं आए तो उसके घर पे जाके पता करे कि वाकई कोई जेन्युइन कारण है या ऐसा तो नहीं कि उसको कहीं काम पे भेज दिया या गाँव भेज दिया, इधर उधर कर दिया। तो हम लोग का इसके कारण, और हम लोग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बताते हुए
कि हमारा रिटेंशन रेट ऑलमोस्ट 95% है। हमारे यहाँ से बच्चे ड्रॉप आउट ही नहीं हुए हैं। अटेंडेंस हमारी पिछले 10 साल का एवरेज 90% है। तो बहुत बहुत उसमें फोकस जाता है इन चीज़ों को करने में। तो वो अच्छा, जो कॉलेजों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं वो क्या है, कैसे करते हैं? तो कॉलेजेस से हम लोग ये गर्ल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हैं, लेकिन अब जो ग्रेजुएशन तक पहुंच गई हैं, खासकर जो लड़कियां फाइनल ईयर में हैं, इन लड़कियों के साथ हम लोग ने एक सिलेक्शन, हम लोग का राउंड हुआ, 2 लेवल्स ऑफ सिलेक्शन हुए, 3rd इंटरव्यू राउंड करके हम लोग ने इनको ऑनबोर्ड किया अपने प्रोग्राम के लिए, जहां हम इनको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेटेड कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, CCC का और NSDC का, ये 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज करा रहे हैं। इसके बाद इनकी इंटर्नशिप्स होंगी जो कि इंडस्ट्री वाले ही कराएंगे, एंड फिर इनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे, ताकि ये प्लेस हो जाए, इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। 2 लेवल्स पे हैं। तो एक प्रोग्राम ये फाइनल ईयर लड़कियों के लिए और फिर 1st और 2nd ईयर लड़कियों के लिए भी है। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है ये डेल ने हमको फंड करके रखा। अच्छा जी, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? तो आगे 2 तरीके की प्लानिंग है, इनफैक्ट 3 तरीके की प्लानिंग है। अब हम लोग के बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो स्किलिंग एज अ डिवीजन जिसमें हम कोलैबोरेट करें, सरकार की इतनी सारी स्किलिंग की योजनाएं चल रही हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग को स्किलिंग का अपना विंग और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अब बच्चे भी हमारे 11वीं 12वीं में भी आ गए हैं। तो एक वहाँ पे काफ़ी हमारा फोकस और काम शुरू हो चुका है। दूसरा ये है कि येलो रूम्स की हम लोग ने पिछले 8-10 साल में अब हमको इम्पैक्ट हमने मेजर कर लिया है, और इस प्रोग्राम में 100% कॉन्फिडेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके रिजल्ट सबको दिख रहे हैं, अब बच्चों को दिख रहे हैं, कम्युनिटी को दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, हमारे सपोर्टर्स को दिख रहे हैं, तो सभी जगह दिख रहे हैं। तो ये येलो रूम्स को हम यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ाना चाहते हैं, इनको हम अलग स्टेट्स में भी लेके जाना चाहते हैं। जैसे अगला साल उत्तराखंड का भी प्लान है, और 1-2 और स्टेट्स का प्लान है कि हम इनको लेके जाएं। तो वहाँ पे हम अपने येलो रूम्स बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो हर बच्चा जो कि जिसको एक्सेस नहीं है एक अच्छी लाइफ का, उसको हम वो एक्सेस दिला सकें। और तीसरा, ये जो स्किलिंग का इस साल जो प्रोजेक्ट हम लोग ने शुरू किया है, उसको अगले साल हम लोग और ज़्यादा कॉलेजेस के साथ, अभी तो लखनऊ में कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कुछ और सिटीज़ में फिर हम लोग लेके जाए। बट हम लोग अपने काम को यूपी में खासकर काफ़ी अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं। जी जी। आपका बचपन कैसा था वो आपने बताया नहीं? मेरा बचपन तो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं इसलिए अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ। बहुत ही एक हेल्दी फैमिली में अपब्रिंगिंग हुई है। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मैं पढ़ी हूँ और बड़ी हुई हूँ। और एक बहुत हम लोग की जो फैमिली भी है, लाइक सभी लोग, चाचा वगैरह सब लोग, हम लोग काफ़ी क्लोज नेट फैमिली है। तो घरों में बहुत प्यार एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी, कि अपने जो नहीं सही लग रहा है वो बोल पा रहे हैं। प्लस एक बहुत ही इंडिपेंडेंट ग्रोइंग अप मिला है, जहाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस के लिए। तो किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया गया, लेकिन ये हमेशा कहा गया कि इसका जो भी रिजल्ट होगा उस समय दौड़ते हुए हमारे पास मत आना, वो तुम्हें ही फेस करना है। तो उस कारण से फिर इंसान खुद ही थोड़ा कॉशियस हो जाता है। जी, लेकिन काफ़ी अच्छी हेल्दी अपब्रिंगिंग रही है, और पेरेंट्स का बहुत फोकस रहा है पढ़ाई लिखाई, इंडिपेंडेंटली कुछ करिए, अपना करियर बनाइए, और साथ साथ दूसरों के लिए कुछ करते जाइए। तो इस तरीके की अपब्रिंगिंग में हम बड़े हुए हैं। और कुछ हॉबीज़ वगैरह हैं आपकी? हाँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं पढ़ती हूँ। मैं एक्सरसाइजिंग में भी हूँ, तो जो भी कभी योगा किया, कभी रनिंग किया, तो ये सब मेरा चलता रहता है। और मुझे डॉग्स का बहुत शौक है, तो ये 3 चीज़ों में मेरा समय व्यतीत होता है। चलिए, बहुत अच्छा। आप सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं, समाज से कुछ उम्मीद करती हैं कि वो आपके साथ कैसे जुड़े? मेरे ख्याल से हर इंसान को खुद ही को ये फील तो होता है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग अछूते तो है नहीं, हम लोग रोज़ ये चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि चाहे आप किसी से जुड़े, चाहे आप अकेले करें, हमको पेड फॉरवर्ड, जो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, कि हमको जो मिला है उसका एक अंश तो हमें वापस देना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम नेचर को दे रहे हैं, चाहे लोगों को दे रहे हैं, चाहे एनिमल्स को दे रहे हैं, हम किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं, बट ये हर इंसान का कर्तव्य। मुझे नहीं लगता ह्यूमन लाइफ हमें सिर्फ पैसे बटोर के मर जाने के लिए मिली है, ये बहुत ही मतलब वेस्ट ऑफ लाइफ है। तो ये लाइफ जो आपको मिली है, इसकी खूबसूरती तभी आप महसूस करेंगे जब आप देंगे। तो आपको थोड़ा सा ये जस्ट जो मिल रहा है वो देना सीखो, चाहे 100 रुपये ही है, उसमें से भी 1 रुपया देना सीखना आना चाहिए। करें। बहुत शुक्रिया क्षमा जी आपका। थैंक यू शैलेंद्र जी। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। समाज के लिए कुछ करिए, जुड़िए, ताकि जो आंदोलन क्षमा जी चला रही हैं और बहुत सारे लोग चला रहे हैं,
वो और अच्छे से बेहतर होके आगे बढ़ सके और समाज को एक दिशा मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।